आज यहां पर होगी और इसके लिए जो दो मेहमान मैं आपको बता रहा था कि जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, जिनके पास बहुत सारे काउंटर्स भी हैं सुधांशु जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और मौजूद है जनता जनार्दन, खासतौर से वो जिनके कंधों में आने वाले वक्त में देश के भार को उठाने का जिम्मा है। आइए सबसे पहले आपको कुछ एक चीजें इस पर्सपेक्टिव को जरा इसको पर्सपेक्टिव देने के लिए चर्चा को मैं आपके सामने रख देता हूं। तो बहुत जल्दी से पूरा रिकैप 1000 सालों का आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए और फिर चर्चा की तरफ आपको ले चलता हूं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास 1026 में महमूद गजनवीज ने यहां पर आक्रमण किया, यहां तोड़फोड़ की, इस जगह को लूटा खसोटा। कहा जाता है 20 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं, इतना सारा सोना लूटकर, दरवाजे वगैरह सब जो मंदिर में लगा हुआ था लूटकर वो यहां से ले गया। गुजरात के राजा भीमदेव एक के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। राजा भीमदेव ने ही मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया। 1299 में गुजरात पर खिलजी का आक्रमण हुआ। अब गजनी के बाद खिलजी ने के उसके सेनापति ने, जिसका नाम था उलूग खान, उसने फिर से मंदिर को तोड़ा। हालांकि हर बार ये वापस पहले से ज्यादा भव्यता के साथ खड़ा होता रहा, लेकिन उतनी ही आक्रांता इसके पीछे भी पड़े रहे। 1308 ईस्वी में महिपाल एक ने इसका फिर से निर्माण कराया। उसके बाद 1395 में जफर खान ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। देखिए जरा कितना अत्याचार, लेकिन हर बार आस्था भारी पड़ी इस अत्याचार पर। 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने मंदिर को फिर से तोड़वा दिया। 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद 1706 में औरंगजेब के बाद अहिल्याबाई होलकर हमारे मंदिरों, हमारे देश के न जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनरुत्थान, पुनरुद्धार कराने का काम उन्होंने किया। उनमें से एक ये भी, अहिल्याबाई ने मंदिर के पास ही एक और मंदिर बनाया। सरदार पटेल ने 1947 में पुनर्निर्माण की घोषणा की जब उन्होंने संकल्प लिया। आप जानते हैं जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय, उसकी एक तरीके से मुक्ति, और उसके बाद सरदार पटेल का यह संकल्प कि ये मंदिर एक बार फिर से भव्यता के साथ खड़ा होगा। 11 मई 1951 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे थे। और उनके पहुंचने के पहले के घटनाक्रम में वो 17 चिट्ठियां जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब के राष्ट्रपति को भी लिखी गई और उन तमाम लोगों को लिखी गई जो नेहरू के हिसाब से स्टेक होल्डर्स थे, और उनसे कहा गया कि रुकिए, मत जाइए इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, वरना देश की छवि पर असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या काम चल सकता था? कहते हैं ना कि कुछ चीजें अनपैलेटेबल होती हैं, कुछ चीजें बदमजगी पैदा करती हैं। किसी अच्छे मौके पर जब हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं तब सियासत ना की जाती, ये आस्था में सियासी छौंका ना लगता? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज आपने दो ऐसे लोगों को बुलाया है हमारे विरोध में बात करने के लिए। तो मैं अपने दोनों सम्मानित विरोधियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपना निवेदन प्रारंभ करता हूं। आपने बड़ा अच्छी बात कही कि क्या जरूरत थी आज की डेट में सियासत का छौंका। तो मैं पूछना चाहता हूं, 1000 साल पुराने किसी बर्बर आक्रमणकारी के साथ के विरुद्ध बोलने में आज किसकी भावना आहत हो रही है भारत में? ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें सियासत कौन सी हो रही है? आज से केवल 80 साल पहले यहूदियों का होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, तो आज जर्मनों में कोई नहीं कहता कि अगर ये कहा जाए कि रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ आइकमैन ये हत्यारे थे, तो किसी जर्मन की भावना तो नहीं आहत होती, न जर्मनी की सियासत पे कोई असर पड़ता है। तो सवाल तो यह है कि सियासत पे असर क्यों पड़ रहा है। अब आइए दूसरा प्रश्न जो आपका था कि आज इसकी आवश्यकता क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर शायद चंद दिन पहले आसिम मुनीर का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं और इस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया था। और उसके बाद आसिम मुनीर का वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में दो ही रियासत हुकूमतें थीं जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक मदीना और एक पाकिस्तान, यानी कहीं कोई इफ एंड बट नहीं था। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो 11 मई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसका बयान सब लोग बहुत कोट करते हैं, उसने यह भी बोला कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1000 साल की है। उस बयान को लेकर हमारे ऊपर विरोधियों ने अटैक किया। यह सवाल नहीं किया कि जो देश 78 साल पहले बना उससे लड़ाई 1000 साल पहले से कैसे है। डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं था, यही है 1000 साल की लड़ाई। और यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। आप कोई कहे कि आप इंटेलेक्चुअल एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं। आज
पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या रखता है? गजनी, गोरी, और कह भी रहा है कि मैं इसी को मानता हूं। इसलिए यह एक सिविलाइजेशनल मैटर है और भारत यदि विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, 22 साल बाद 2047 में हमें विकसित भारत बनना है, तो 3 पोटेंशियल चाहिए पावरफुल होने के लिए: इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, मिलिट्री पोटेंशियल और इकोनॉमिक पोटेंशियल। पर अगर दुनिया को दिशा देनी है तो कल्चरल पोटेंशियल भी चाहिए। और ये सोमनाथ का मंदिर जो आपने अभी पूरा दिखाया, बार बार आक्रमण हुए मगर बार बार आक्रमण के बाद भी उभरता रहा। जो सरदार पटेल ने कहा था, जब जब भारत का आक्रमण हुआ भारत दबा, तब तक सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने उसको छुआ। जिसे अटल जी ने अपनी एक कविता की पंक्ति में कहा था, दुनिया में जितनी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, चाइनीज से लेके और इंका, माया, एस्टेक तक, ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामियन, सबको आज कोई है? तो बच्चों, तो सब इतिहास की पुस्तकों में दफन है, लाइब्रेरी की शेल्फ में। हम एकमात्र जीवित सभ्यता हैं जो अनादिकाल से आज तक, अगर वैदिक काल में अग्नि जलाकर होता था तो आज भी वैसे ही हो रहा है। तो अटल जी ने जो पंक्ति लिखी थी कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा। अब सोमनाथ की भावना देखिएगा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। महमूद गजनी जब यहां से भागा, तुर्की के सुल्तान ने उसको पकड़ लिया, तो अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आया, उसने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद जिसको कहते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आप लोगों ने आज उसका नाम भी नहीं सुना होगा, धर्मपाल, जयपाल, आनंदपाल, इन्होंने 150 सालों तक उनको रोक के रखा और काबुल और पेशावर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और वहां पर वो कहता है कि आनंदपाल ने लेटर लिखा महमूद गजनी को कि तुम घिर गए हो तुर्की के सुल्तान से, तो मैं अपने 1000 घुड़सवार, और वो कहता है 100 हाथी और 2000 सिपाही तुम्हारे पक्ष में भेजने को तैयार हूं ताकि तुम्हें बचा सकूं। पर आगे क्या लिखता है, वो खुद कहता है कि ये राजा लिख क्या रहा है। अलबरूनी कहता है, वो कहता है मैं इसलिए नहीं कि तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें समाप्त करने और पराजित करने का संकल्प मेरा था, तो मैं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे को तुम्हें पराजित करते और समाप्त करते नहीं देखना चाहता। ये वो शक्ति थी जिसने हर 1000 साल के आक्रमण पे हमको बचाया। वो नहीं था कि एक चांटा मारो दूसरा गाल आगे कर दो। अब तो दूसरा गाल आगे करोगे, इतना तेज मुक्का मारेगा कि 32 बार आ जाएगी। तो ये वो जमाना बदल गया है। तो आपकी बातों पर बजती है तालियों के बीच ये सवाल है मेरा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये बात आपने कही कि एक गाल पे मारोगे तो दूसरा करने वाली बात अब नहीं है। कहीं गांधी जी से तो गुस्सा नहीं है, क्योंकि गांधी जी के पास ही कहते हैं पहले ये रेजोल्यूशन पास हो गया था, ये प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर गए थे, नेहरू भी थे उसमें, नेहरू थे ही, और ये पास हो चुका था। और उसके बाद ये गांधी जी के पास ले जाया गया कि हम वहां पर मंदिर का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करो, लेकिन उसमें सरकारी पैसा मत लगाना। तो वो जो पहले प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें सरकारी पैसा लगाए जाने की बात थी, वो फिर बदला गया क्योंकि गांधी जी की मंशा ऐसी थी। और फिर गांधी जी की मंशा को ही नेहरू ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने की कोशिश की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहरू कटघरे में गांधी जी ने मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी पैसा ना लगे। वो विचार उनका अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। आज राम मंदिर बगैर किसी सरकारी पैसे के बना। और मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस से हमारा मतभेद नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक से एक राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। सरदार पटेल भी कांग्रेस के ही नेता थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि ऐसी आजादी का क्या मतलब, वो नेहरू जी को लिखते हैं कि ऐसी आजादी का क्या मतलब जो मुझे भगवत गीता मुझसे छीन ले, जो मेरे धर्मग्रंथ मुझसे छीन ले, मेरे मंदिरों का जीर्णोद्धार मुझे ना करने दे। के.एम. मुंशी भी उसी धारा के थे। अब आइए साहब, विष्णु नरिहर गाडगिल, ये नेहरू जी की कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा नेहरू जी के कहने पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते मैंने कई मस्जिद और दरगाहों का, ये नेहरू जी का कैबिनेट का मिनिस्टर लिख रहा है अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन में, कि मैंने उनका मरम्मत सरकारी खर्चे पे करवाई, और उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। कांग्रेस में और भी अच्छे अच्छे नेता थे जो कि बहुत हिंदूवादी विचार के थे, राष्ट्रवादी विचार था, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मेरा मानना कांग्रेस के अंदर की राष्ट्रवादी विचारधारा और कांग्रेस के अंदर की गुलाम विचारधारा के बीच की बात है। इसका पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय नेहरू के इन विचारों का विरोध कर रहे थे।
असल में गाडगिल साहब को ही अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता वैसा जैसा कि कैबिनेट ने तब अडॉप्ट किया था, तो फिर वो गाडगिल साहब को ही मिलने वाला था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर, माइनिंग, ये उनके पास थे और वही ये काम करते। लेकिन तब तक बदल गया क्योंकि गांधी जी की मर्जी ये नहीं थी कि सरकारी पैसे से ये काम हो। और ये बात तो आप बता ही रही हैं कि किस तरीके से बाकी जगहों पर काम चल रहे थे। वहां कई जगहों पर मज़ारों, मस्जिदों के संदर्भ में काम चल रहे थे, मौलवियों को तनख्वाहें भी जा रही थीं, मदरसों के संदर्भ में भी मदद जा रही होगी। लेकिन उस समय यह गवारा नहीं हुआ कि देश का इतना बड़ा मंदिर जिसका ज्योतिर्लिंगों में पहला उल्लेख है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, उसके विषय में अजय उपाध्याय जी ये कह दिया गया कि ये तो सरकारी पैसे से नहीं होगा और इससे दूर रहो, इसको छोटा रखो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भव्यता लोगों को पता चल जाए, इसका प्रसारण कम से कम हो, इसका ब्रॉडकास्ट भी कर्टेल कर दो। ये तकरीरों में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ये तकरीरों में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लगता है कभी कभार सच्ची बातें करते हैं, पर हद देखिए, सरेआम टीवी पे इतनी झूठी बातें भी करते हैं। कोई बात नहीं।